जी अस्सलाम वालेकुम। कैप्सिक्स आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर में 39। आज के लेक्चर में हम बीसीजी मैट्रिक्स के पास्ट पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं और फिर उसके बाद हमने जो प्रीवियस कंसेप्ट स्टडी किए थे उनमें वॉल्यूम 1 के क्वेश्चंस होम असाइनमेंट के तौर पे आपको दिए थे, वो डिस्कस नहीं हुए थे। मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे, तो अब वो टाइम आ गया है, हमने इसको डिस्कस करना है। आज नया टॉपिक नहीं हो सकेगा कोई डिस्कस, क्योंकि वो पूरी थियरी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसके ऊपर पूरा लेक्चर मुझे चाहिए, वो करना है कल डिस्कस। तो आज के लेक्चर में होंगी आपकी केस स्टडीज डिस्कस, और केस स्टडी के बाद जो वॉल्यूम 1 के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस होंगे, जो आपको केस स्टडी के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, एग्जाम लेवल के नहीं होते हैं, लेकिन केस स्टडी के लेवल के लिए आपको तैयारी वो हेल्प करते हैं। तैयार हैं? करें जी स्टार्ट? पक्का? चलिए। अच्छा, आज आपका क्विज भी नहीं होगा, क्विज भी कल होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मुझे बताइए, अभी तक मैनेजरियल पोर्शन में हमने कितनी केस स्टडीज की हैं एग्जाम लेवल की, और कितने टॉपिक्स तैयार किए हैं? टॉपिक्स, उसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो से अहम केस स्टडी है वो कौन सी वाली थी? पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। मुझे ये बताइए, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल की केस स्टडी में वो हमसे रिक्वायरमेंट क्या, इंफॉर्मेशन क्या दी होती है उसने, और हमसे रिक्वायर क्या करता है? नहीं, जिससे पूछूं वो बताए, बाकी वैल्यूएट करें। इंफॉर्मेशन क्या दी होती है? किसी इंडस्ट्री के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी होती है, उसके सप्लायर्स के बारे में, उसके कस्टमर्स के बारे में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, कंपेटिटर्स के बारे में, थ्रेट्स, न्यू एंट्रेंट्स के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी होती है। और हमें क्या कहता है रिक्वायरमेंट में कि पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का एनालिसिस करो। क्या रिक्वायरमेंट में क्लियरली पोर्टर 5 फोर्सेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि नहीं? जी, अमूमी तौर पे करता है, अमूमी तौर पे हमसे करता है। तो इससे हमें पता चल जाता है 5 फोर्सेस मॉडल, हमें पता चल गया पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल की केस स्टडी उसने पूछी है। अब हमने क्वेश्चन को देख के पहचान लिया, इंफॉर्मेशन कौन सी है जी? इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन है। रिक्वायरमेंट क्या है? पोर्टर 5 फोर्सेस लिखा होगा, एनालिसिस करना है। अब हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? हर फोर्स की हेडिंग दे देनी है, फिर इसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालनी है कि कौन सा फैक्टर किस फोर्स से रिलेट करता है, क्लासिफाई कर दिया, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है कि ये इस फोर्स को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, थ्रेड को बढ़ा रहा है या थ्रेड को कम कर रहा है। जैसे बार्गेनिंग पावर है बायर की, तो इस फैक्टर की वजह से बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये बताना है। करेक्ट क्लासिफिकेशन, और फिर उसके बाद उसका फोर्स के ऊपर इंपैक्ट, यही बताना है। ये है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल केस स्टडी करने का तरीकाकार। आज हम एक दूसरी केस स्टडी, अगली बड़ी केस स्टडी अटेम्प्ट करने और सीखने जा रहे हैं, जो कि है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स की केस स्टडी में इंफॉर्मेशन क्या दी होगी उसने? गैस कीजिए, इंफॉर्मेशन क्या दी होगी? प्रोडक्ट्स के बारे में, रिलेट प्रोडक्ट्स से करती है तो प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी उसने। तो वैसे तो आप उससे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, आपको पहचान, जैसे इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता ना, बेसिक आइडिया हो जाता है, होना हो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल पूछेगा तो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, आपको अंदाजा हो जाएगा आपको। लेकिन फिर रिक्वायरमेंट में अमूमी तौर पे क्या आपसे करेगा? बीसीजी मैट्रिक्स का एनालिसिस करें। रिक्वायरमेंट में अमूमी तौर पे क्लियरली लिखेगा बीसीजी मैट्रिक्स, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स बनाइए। क्लियर? पता पहचान लिया ये केस स्टडी कौन सी है? बीसीजी मैट्रिक्स। अब सुन ले, इसको सॉल्व कैसे करना है। आपने जितनी उसने प्रोडक्ट्स दी हैं, प्रोडक्ट की हेडिंग लिखनी है। अब की बार फोर्स की हेडिंग नहीं लिखनी। किसकी हेडिंग लिखनी है? प्रोडक्ट की। दो चीजें बतानी है। नंबर 1, टाइप ऑफ प्रोडक्ट कौन सी है, यानी किस क्वाड्रेंट से रिलेट करती है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? चार में से कौन सी टाइप। और सिर्फ ये नहीं लिखना स्टार, उसको जस्टिफाई करवाना है कि स्टार क्यों है, क्योंकि ग्रोथ रेट भी हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है, ये जस्टिफाई करवाना है। सिर्फ स्टार नहीं लिखना, जस्टिफाई करवाना। ठीक है, प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट का जो भी इसने नाम दिया है। दो चीजें बतानी है हर प्रोडक्ट में। पहली चीज क्या? टाइप ऑफ प्रोडक्ट कौन सी है। दूसरी चीज क्या बतानी है? स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बतानी है कि हम इस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। ठीक है। डॉग डिसकंटिन्यू, नॉर्मली कह रहा हूं, एक लफ्ज में बताते जाएं, डिटेल नहीं पूछ रहा, डिटेल में और भी स्ट्रेटजीज है। डिसकंटिन्यू,
क्वेश्चन मार्क, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स गुड, इन्वेस्ट करो, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नॉट गुड, डिसकंटिन्यू कर दो। स्टार, मार्केटिंग इंक्रीज करो, री इन्वेस्ट करो। कैश काउस, नो मार्केटिंग क्योंकि ग्रोथ नहीं है, ऑलरेडी शेयर ज्यादा है हमारा, और इसमें से अर्न करिए ताकि सपोर्ट किया जा सके दूसरी प्रोडक्ट्स को। क्लियर? दो चीजें, हर प्रोडक्ट के बारे में दो चीजें, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रेटजी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? आइए अब जरा देखते हैं कि एग्जाम में वो कैसे क्वेश्चन पूछता है और हमने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन, पहली चीज ये है CFAB लेवल का, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि टॉपिक सेम है, हम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसने ये थ्योरी पढ़ी होगी वो CFAB लेवल का क्वेश्चन भी कर लेगा, और जिस CFAB के स्टूडेंट ने ये थ्योरी नहीं पढ़ी होगी वो CAF लेवल का क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। थ्योरी जो सेम है, डिसीजन सेम है, यहाँ पे उधर जाके स्टडी थोड़ी बदल जानी है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एनालाइज एंड रिकमेंड द स्ट्रेटजीज फॉर इंस्टा बी एंड एस्कॉर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG मैट्रिक्स। रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे अहम अल्फाज कौन से हैं, अंडरलाइन कीजिए, जिससे आपको पता चल गया ये BCG मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके ख्याल में ये इंस्टा बी और एस्कॉर्ड क्या होंगी, प्रोडक्ट्स होंगी, मेरा भी यही ख्याल है, इसको अंडरलाइन कर लें। अब मुझे बताइए, क्या वो सिर्फ हमसे ये डिसीजन करवा रहा है कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट बताओ या स्ट्रेटजीज भी? देखिए कह रहा है एनालाइज भी करो, रिकमेंड भी करो। एनालाइज दीज प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट BCG के मुताबिक उसको एनालाइज करो, BCG के मुताबिक टाइप बताओ। और रिकमेंड स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है, क्या करना चाहिए। क्या एनालाइज किए बगैर स्ट्रेटजी बता सकते हैं? पहले क्या करना होता है, फिर प्रोडक्ट जो सी मर्जी पकड़ ले वो आपकी मर्जी है, पहले चाहे ये एस्कॉर्ड पकड़ ले, पहले इंस्टा बी पकड़ ले, वो आपकी मर्जी, उसमें मसला नहीं है। लेकिन जिस प्रोडक्ट को भी पिक किया उसके बाद पहले एनालिसिस फिर स्ट्रेटजी, क्योंकि स्ट्रेटजी उसके क्वाड्रेंट पे, टाइप पे डिपेंड करती है। ऐसा ही है क्या? चलिए, दो प्रोडक्ट हैं इंस्टा बी और एस्कॉर्ड। इंस्टा बी में उसने नंबर्स दिए हुए हैं, एस्कॉर्ड में उसने नंबर्स नहीं दिए हुए। कौन सी करें पहले? इंस्टा तरतीब से चलते, चले तरतीब से चलते हैं। Sinopharm is engaged in the manufacturing and selling of pharmaceutical products. The following information pertains to the two of its products. इंस्टा बी और एस्कॉर्ड। पहली लाइन में देखिए कोई प्रॉब्लम, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई काम की इंफॉर्मेशन, कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका हमारे मैनेजेरियल ये BCG मैट्रिक्स में कोई अमल दखल तो नहीं है? ओके। इंस्टा बी, इट इज ए मैच्योर ब्रांडेड प्रोडक्ट। मैच्योर को अंडरलाइन करें, मैच्योर को अंडरलाइन करें। मैच्योर का मतलब क्या बोला? नो, मैच्योर का मतलब कैश काउ नहीं है, मैच्योर का मतलब मार्केट शेयर भी नहीं है। मैच्योर का मतलब है ग्रोथ रेट लो है। मैच्योरिटी पीरियड उसी को कहते हैं जहां पे मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है, इसके बाद नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मैच्योर लिख लें, जहां कहीं मैच्योर आया लो ग्रोथ, क्योंकि मार्केट अपने पीक पे पहुंच चुकी है। ब्रांडेड प्रोडक्ट whose patent expired at the end of 2015, पेटेंट एक्सपायर हो जाए, समझ लीजिए कंपेटिटर गिद्ध की तरह आ जाते हैं हमारी प्रोडक्ट को नोचने के लिए, गिद्ध की तरह। वो पहले नज़र जमा के बैठे होते हैं कि प्रोडक्ट इसने जो दवाई मेडिसिन ईजाद की है ना, ये बड़ी काम किया है, पेटेंट करवाया 10 साल तक और कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, 10 साल तक इस फार्मूला का कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। पेटेंट का मतलब यही होता है। जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है क्या होता है, कंपेटिटर आ जाते हैं, और कंपेटिटर जहाँ पे आएंगे फिर इसके बाद क्या होगा, राइवलरी ज़्यादा होगी, हमारा प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट शेयर डिस्ट्रीब्यूट होना है। जब तक प्रोडक्ट पेटेंट है मार्केट में एक ही शेयर है, वो कौन है, वो हमारी कंपनी, वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे, वही मार्केट लीडर है।
जब तक पेटेंट, और जब पेटेंट एक्सपायर हो जाए फिर मार्केट में आपको पता है वो क्या है, रेड सी, मारामारी शुरू। तो बताइए क्या मार्केट में अब हम ही सेलर हैं कि और लोग भी आ चुके होंगे? आगे देखें, कहेगा ये होता तो यही है, पता नहीं आगे इस मार्केट में हुआ है कि नहीं, देखते हैं। Thereafter, two competitors launched their generic products Gen A and Rapid A in 2016 and 2017. आगे ना दो गिद्ध की तरह हमारी प्रोडक्ट को नोचने, ठीक है। The table below shows sales volume of Insta B and Gen A and Rapid A. ये नीचे टेबल सेल्स वॉल्यूम को शो कर रहा है। मार्केट में टोटल कितने सप्लायर्स हैं? पक्की बात। इंस्टा, हम कौन है? इंस्टा पे, रैपिड है, ठीक है। नीचे टोटल मार्केट साइज है, चूंकि 3 ही सेलर हैं तो ये टोटल होगा 200। भाई इधर क्यों नहीं था कंपैरेटर? पेटेंट था, 15 में पेटेंट था, 16 में हो हमारा शेयर किधर गया? कौन ले उड़ा? जैन ने ले उड़ा। और 17 में फिर मजीद कम हो गया, फिर देखिए हमारा शेयर कम होता जा रहा है, हमारे कंपैरेटर का शेयर ज्यादा होता जा रहा है। पहली चीज मुझे ये बताइए, मार्केट की ग्रोथ हो रही है कि नहीं? मार्केट ग्रोथ हाई के लो? लो। अच्छा देखिए, अगर नेगेटिव भी हो ना, हमने उसको लो ही कहना है, कांस्टेंट हो फिर भी लो ही कहना है, ठीक है। या क्योंकि या तो हाई है या लो है, और तीसरी ऑप्शन कोई नहीं है। और हाई कौन सी होती है? मोर देन 10%। तो मार्केट ग्रोथ बताइए हाई के लो? ये कैसे अंदाजा लगाया आपने? मार्केट के टोटल शेयर्स, मार्केट टोटल डिमांड्स, ठीक है जी। अब उसने कहा है कि ये जो 2020 ये करंट ईयर है, तो 21 और 22 क्या है? अंदाजन आप किसी भी एक साल को बेंचमार्क बना सकते हैं, बेहतर होता है करंट ईयर को बनाएं। हम किस साल को बेंचमार्क बनाएं अपनी स्ट्रेटजीज के लिए? ऑफ कोर्स करंट ईयर को, 2020 को। 2020 में मैंने आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछने हैं। कितने? इस प्रोडक्ट के हवाले से आप वो सवाल भी बताएं जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, और फिर उसका जवाब भी बताएं। शाबाश। स्ट्रैटेजी क्या? तो बताए कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट है? इंस्टा बी। ये डिपेंड करता है किन चीजों पे? ग्रोथ रेट और मार्केट। ग्रोथ रेट बताइए इस मार्केट का जिसमें हमारी प्रोडक्ट है, इस मार्केट का ग्रोथ रेट क्या है? कैसे पता चला? 10% से कम है, लो, ठीक, आप लिख देंगे इंस्टा बी। अब बाकी जो आपने लिखत पढ़त इंग्लिश में करनी है वो सो करनी है, मैं सिर्फ बड़े बड़े पॉइंट्स आपको दे रहा हूं, आप इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख लेंगे। इंस्टा बी लिखना है। 10% से कम कैसे निकालें? देखें 2015 में ग्रोथ रेट क्या था? 0%। कैसे हुआ? 2020 डिवाइडेड 2020 सेम है। ग्रोथ रेट कैसे निकलता है कि अगले साल की टोटल डिवाइडेड बाय पिछले साल की टोटल डिमांड, इंडस्ट्री की पूरी, एक कंपनी की नहीं, इंडस्ट्री की। ये इंडस्ट्री 2016 में इंडस्ट्री ने थोड़ा सा ग्रो किया, कितने परसेंट किया? 225 डिवाइड बाय 220, 2% के लगभग, ऐसा ही है। ये ग्रोथ रेट है। तो जरा मुझे बताइए 2020 में ग्रोथ रेट क्या है? ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को भी हम क्या क्लासिफाई करते हैं? लो। क्लियर हो गया जी। अहम चीज ग्रोथ रेट आपने टोटल मार्केट का निकालना होता है, कंपनी का नहीं, कंपनी का शेयर निकालना है। ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करना है? ऐसे, एक साल से दूसरे साल। मार्केट शेयर कैसे कैलकुलेट करना है? ऐसे कर, यानी अब हमारी कंपनी की सेल डिवाइडेड बाय टोटल इंडस्ट्री की सेल।
ये मार्केट शेयर होता है, समझ। 2020 है, इसमें हमने ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? 223 डिवाइड बाई 224, 100% से कम है नेगेटिव, 100% से ज्यादा है पॉजिटिव, जितना ज्यादा उतना 105% आंसर आता। हम कहते हैं ग्रोथ कितनी है? 5%। ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट हुई? इस साल की टोटल पूरी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय साल की, ठीक है। ये लो आ गया, ऊपर लिखे इंस्टा बी, नीचे लिखे ग्रोथ रेट इज इक्वल टू लो, और आगे कैलकुलेशन शो करवानी है तो करा दे, कर लिया। दूसरा चीज क्या कैलकुलेट करनी है? मार्केट शेयर। मार्केट शेयर बताए, मार्केट शेयर कैसे होगा? 60 डिवाइड बाय, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले अपना कैलकुलेट करें, फिर ग्रेटेस्ट कंपैरेटर का कैलकुलेट करें, डायरेक्ट कंपैरिजन करके भी पता नहीं चल जाएगा। बताइए हमारा मार्केट शेयर हाई है कि लो है? बिगेस्ट कंपैरेटर कौन सा है हमारा? जेन ए के रैपिड है? जेन बिगेस्ट कंपैरेटर से हाई है या लो? ये भी लो, कर दें इसको भी लो, कंपेयर कर दे। बिगेस्ट कंपैरेटर इज मार्केट शेयर इज लेस देन बिगेस्ट कंपैरेटर, दैट इज जेन ए। क्लियर? अब नीचे बताएं एनालिसिस या कंक्लूजन या क्वाड्रेंट कौन सा है? ये डॉग प्रोडक्ट। ग्रोथ रेट भी लो, मार्केट शेयर भी लो, डॉग प्रोडक्ट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? डिस्पोज ऑफ कर दें इसको या कंटिन्यू करें? अगर अपनी कॉस्ट पूरी कर रही है या दूसरी प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही है, या ये स्ट्रॉन्ग लेगेसी पास्ट की निशानी है। जैसे नोकिया कंपनी अगर आज सही तरह काम कर रही होती, वो उसकी कोई प्रोडक्ट बिक रही होती है ना, वो चला रहे होते हैं या ना चला रहे होते, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं या ना कर रहे होते, अपनी जो वो प्रोडक्ट जो कि हिस्ट्री जिसने क्रिएट की, जिसकी वजह से वो जानी जाती है, वो कभी डिसकंटिन्यू ना करते। हाँ जी, वो नोकिया का मॉडल 3310, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक मुझे लफ्ज मिल रहा है जिससे मुझे इंडिकेशन मिल रही है कि ये इनके लिए बहुत अहम प्रोडक्ट रही है पास्ट, अभी नहीं है। ब्रांडेड, इसका मतलब है ब्रांड क्रिएट किया था इसने मार्केट में, गुडविल, स्ट्रॉन्ग गुडविल, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये चूंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट है, हो सकता है इसके स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी की वजह से इसको डिसकंटिन्यू ना किया जाए। तो वन वर्ड स्ट्रेटजी हमारी डिसकंटिन्यू होगी, लेकिन बाद में आके फर्दर कमेंट करना है आपने कि हो सकता है कि कंपनी इसको कंटिन्यू भी कर सकती है अगर कॉस्ट पूरी करे, दूसरे प्रोडक्ट को सपोर्ट करे, या स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री या स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो। ये 3 रीजन हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कौन सी 3 रीजन? कॉस्ट पूरी कर रही हो, दूसरे प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही हो, स्ट्रॉन्ग। जैसे मैं वैसे हमारे प्रोफेशन की बात करूं, हमारे कुछ सीनियर्स हैं, सीए स्टार्ट किया, वो अब सीए में कोई इतनी मतलब वो उनका इंटरेस्ट यानी नहीं है। वो आपको पता है मार्केट ज़ाहिर पलटा खाती रहती है, तो वो दूसरे यूनिवर्सिटी साइड पे भी पढ़ा रहे हैं, अपने कॉलेजेस भी खोले हुए हैं, बाज़ औक़ात इधर उधर। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं उन्होंने सीए को पढ़ाना अभी भी नहीं छोड़ा। हालांकि सीए को पढ़ाना शायद उनके लिए नुकसान का बायस हो, उतना टाइम वो अपनी करंट जॉब या जिस जगह पे वो हैं वो पढ़ाएं तो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, एक एसोसिएशन होती है पास्ट के साथ, एक एफिलिएशन होती है कुछ चीज़ों के साथ, ठीक है। तो जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैं फॉर एग्जाम्पल अगर जाता हूँ, फर्स्ट कीजिए पढ़ाता हूँ, वहाँ पे 2 बच्चे ऐसे हैं जो सीए भी कर रहे हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके साथ एसोसिएशन हो जाएगी, सेम फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस तरह बाज़ औक़ात कंपनी चाहे प्रोडक्ट्स दूसरी बहुत हो सकता है उस क्लास में बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो,
लेकिन एक जो एसोसिएशन फील होगी वो किसके साथ होगी, उनके साथ, क्योंकि पास्ट है, ठीक है, मेमोरीज बाजुकात उसके साथ लिंक्ड होती हैं। उसी तरह कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है कंपनी की बड़ी ठीक चल रही होती है लेकिन पुरानी प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि लॉस मेकिंग है, लेकिन चूंकि कंपनी उन प्रोडक्ट से जानी पहचानी जाती रही है तो उनको कंटिन्यू उमूमी तौर पे ऐसी कंपनीज करती हैं, ठीक है, जैसे फैंटा, ठीक है, फैंटा है आजकल होती है फैंटा, चले ठीक है आगे जी जी। देखिए आप डिस्पोज ऑफ का भी सेल कम हो रही, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके प्रोडक्ट है उसकी सेल कम हो रही है लेकिन अभी भी मुनाफा कमा रही है, डिस्पोज कर देंगे? ये सेल कम हो रही है, एग्रीड, लेकिन आप ये डिसाइड कर ही नहीं सकते कि लॉस मेकिंग है कि प्रॉफिट मेकिंग है, क्योंकि उसने कॉस्ट डाटा दिया ही नहीं। तो सेल कम हो रही है लेकिन ऐन मुमकिन है कि कॉस्ट अभी भी कवर कर रही हो, करना चाहिए डिसकंटिन्यू? नहीं करना चाहिए। एग्रीड स्ट्रेटजी से तो कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इसको अब डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए इंस्टाबी को? अगर आपकी कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ये 2-3 फैक्टर को कंसीडर करें, अगर किसी एक फैक्टर में भी फॉल करती है तो कंटिन्यू करें? बट ठीक है, शाबाश, आगे चलें। नेक्स्ट, एज कार्ड। पहले तो आप इंफॉर्मेशन का फर्क देखें और ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। वो आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन टेबल फॉर्म में भी दे सकता है, नंबर्स की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी दे सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने फैसला वही करना है। क्या फैसला करना है? क्वाड्रेंट कौन सा है, ये डिसाइड करने के लिए क्वाड्रेंट कौन सा है वो हमें इंफॉर्मेशन टेबल फॉर्म में भी दे सकता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी दे सकता है। कोई टेंशन है? एस्कर्ड, अब आपने अहम अल्फाज चुनने हैं इसमें से। एस्कर्ड was launched in 2012 in market and its patent is expiring in 2022. is expiring to, अच्छा इस वक्त हम किस जगह पे खड़े हैं? 2020, ऊपर उसने बता दिया था, हाँ 2020। इसका मतलब अभी पेटेंट वाला चल रहा है, तो मार्केट में कौन है इस वक्त किंग? हम ही हैं, ऐसा ही है। It continues to enjoy great returns. Great returns. क्या बताना चाह रहा है? हाई मार्केट शेयर नहीं, रिटर्न, ग्रोथ भी नहीं, रिटर्न, प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा है। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, वरना कहता सेल्स ज्यादा है, प्रॉफिटेबल है। इस लफ्ज से क्या पता चला? ग्रेट रिटर्न से ये उसकी वोकैबुलरी को समझे कि वो क्या वोकैबुलरी यूज कर रहा है और इसमें उसके पीछे इंटेंशन क्या होती है आपको बताना। इन ए मैच्योर लो ग्रोथ मार्केट, मैच्योर या लो ग्रोथ मार्केट दोनों में से एक चीज गैर जरूरी है। हमें अगर सिर्फ मैच्योर बोल देता ना फिर भी पता चल गया था हमें लो ग्रोथ, और सिर्फ लो ग्रोथ बोल देता पर उसने हमें हिंट दिया, क्योंकि अमूमी तौर पे उसको पता है कि कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं बच्चों के, ये जो होते हैं ना ये स्ट्रेटजी वाले ये थोड़े वीक होते हैं। और ये मसला सिर्फ कैफ का नहीं है, तो सीफएफ का भी है, सीफएफ का भी है ये मसला, ठीक है। इसलिए वो कोशिश करता है कि डबल हिंट देता है, कोई बात नहीं कभी कभी दे देता है, तो इसको अंडरलाइन कर लें। लेकिन अगर सिर्फ मैच्योर का लफ्ज भी बोल दिया ना, समझ लेना क्या ग्रोथ रेट नहीं, मैच्योरिटी पीरियड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। 10 साल का बच्चा कद बढ़ता है, 25 साल के बंदे का बढ़ता है, क्यों भला? मैच्योर हो चुका है, मैच्योरिटी पे हो चुका है, ठीक है जी। तो मैच्योरिटी का मतलब है मजीद ग्रोथ नहीं होने, लो ग्रोथ है, डिसाइडेड। कह रहे however SP is concerned that Asgard too will meet the fate of InstaB unless proper competitive strategies are planned before its patent expire। लेकिन उसको पता है इसका भी वही हाल होने वाला है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जितनी मर्जी स्ट्रेटजी बना ले हाल इसका वही होना है जो InstaB का हुआ। ये 100% कंफर्म है
हर इंसान जो मर्जी खा पी ले, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, अंजाम उसका क्या है? कलमंजी भी जाए खा ले। उसी तरह प्रोडक्ट, लेकिन याद रखिए, इसका यह मतलब नहीं है कि स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करनी चाहिए है। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट जीरो नहीं कर रहा मैं। आप इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और यही मकसद होता है कि जितना ज्यादा हो सके इसको, इस अल्टीमेट फेट को डिले करें, प्रोलॉन्ग करें। तो कह रहे हैं हम कुछ स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। वन ऑफ द सजेशन इज टू डिसकंटिन्यू एस्कॉर्ड एज सून एज द पेटेंट एक्सपायर्स and utilize the resources on other products which have potential in the, क्या एक ही है कि डिसकंटिन्यू जैसे एक्सपायर हो, पता है दूसरे लोग आ जाएंगे, खुद ही निकल जाए यहां से। ठीक है, इस वक्त कंपनी इंस्टा बी जो है, ये पता नहीं, वैसे मैं बार बार बोलूँ, टर्म पसंद बड़ी है, रेड सी ब्लू सी, ये स्ट्रेटजी भी है वैसे मैनेजमेंट में बोली जाती है। वो रेड सी में थी प्रोडक्ट, ये ब्लू सी में, सुकून से, कोई मसला नहीं। अब मुझे बताइए इसका टाइप ऑफ प्रोडक्ट एनालिसिस करें। क्यों? ग्रोथ रेट लो है, मार्केट शेयर क्या है, कैसे? ग्रेट रिटर्न की वजह से नहीं, पेटेंट्स हैं। पेटेंट का मतलब यही है कि आपका फार्मूला कोई और यूज नहीं कर सकता जब तक पेटेंट एक्सपायर नहीं होता। आप ओनली सप्लायर हैं इस वक्त मार्केट में। पेटेंट के लफ्ज को अंडरलाइन करें, प्रोडक्ट पेटेंट करवाए। क्लियर? अब ये कौन सी आ गई? कैश काउ। क्या करें अब? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एडवर्टाइजमेंट करें, शाप, जितनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे सारी कुएं में गई। क्यों कुएं में गई सारी एडवर्टाइजमेंट? ग्रोथ रेट है, कस्टमर है ही नहीं मार्केट में, बुला किसको रहे हैं, और कंपेटिटर भी कोई नहीं है। या तो होता ना कोक और पेप्सी की तरह मार्केट मैच्योर है, ग्रोथ रेट नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेटिटर भी मौजूद है, तो हमारा कस्टमर कहीं उधर ना चला जाए। दोनों कंपनीज मार्केटिंग कर रही हैं, इसलिए नहीं कि नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, इसलिए कि हमारा कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहे, लॉयल रहे, रिटेन करने के लिए। लेकिन ये तो एक ही है, इधर भाईजान इन्वेस्टमेंट करने, अभी मिलियंस ऑफ रुपीस इस गलत स्ट्रेटजी की वजह से उड़ने लगा था। मार्केटिंग नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट नहीं, फिर क्या करें? हाँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल लें, जिसे कहते हैं मिल्क द कैश, निकाले, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाले। और कहाँ? अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि अल्टीमेटली इसने भी आहिस्ता आहिस्ता डॉग में कन्वर्ट हो जाना है। तो उससे पहले जो इसे कैश निकाला, इसे छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बना लें, ये बच्चे दे जाए जाते जाते छोटे छोटे, ताकि वो जब बड़े हों तो उनमें से कोई ना कोई स्टार बन जाए, कोई ना कोई फिर बाद में अल्टीमेटली कैश को बन जाए। क्लियर? ये स्ट्रेटजी ठीक है। मार्केटिंग नहीं करनी, लेकिन कैश जनरेट करना है। और ये रिकमेंड ना कीजिएगा, हालांकि प्रैक्टिकल ये भी होता है कि कैश डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, ये भी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी ये नहीं होती। अच्छी स्ट्रेटजी होती है शेयर होल्डर्स को हम शेयर प्राइस में इंक्रीज के जरिए से वैल्यू रिटर्न करें। आपको बताया था ना वो उसका स्टीव जॉब्स की स्ट्रेटजी कि $2 अभी ले लो या साल के बाद $20 ले लेना इंक्रीज इन शेयर प्राइस की शक्ल में। क्यों? क्योंकि वही पैसे री इन्वेस्ट करना है। तो आपने इसको री इन्वेस्ट की स्ट्रेटजी बतानी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी नहीं बता देनी कैश काउ में। ठीक है, यहाँ पे कोई कमेंट करना चाहते हो तो कर ले। 2 प्रोडक्ट्स थी, हमने दोनों प्रोडक्ट्स में पहले उसका एनालिसिस किया, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, फिर अकॉर्डिंगली उसकी स्ट्रेटजी बताई। कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो कीजिए, वरना फिर आगे चलते हैं। जी पूछे। रियल लाइफ में सिंगल सप्लायर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और देखिए असल में ना प्रोडक्ट्स की मार्केट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब फार्मास्यूटिकल कंपनी ये नहीं है कि एक ही होगी, फार्मास्यूटिकल कंपनी इस कंट्री में बहुत सी होंगी, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनाई ना एस्कॉर्ड, ये एक ही कंपनी बना रही होगी। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी दुनिया में हजारों हैं, लेकिन कोरोना वायरस जो है इसकी वैक्सीन तो चंद एक कंपनी से बना रही है, बाकी नहीं बना सकती।
तो ये कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका लाइसेंस मैन्युफैक्चर करने का इसी के पास है। इस प्रोडक्ट की मार्केट है, हर प्रोडक्ट की अपनी मार्केट होती है। हम ये नहीं कभी कहते नेस्ले की मार्केट, हम कहते हैं उसकी प्रोडक्ट चॉकलेट की मार्केट, फॉर एग्जांपल जूस मार्केट, ठीक है, बेवरेजेस की। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक मार्केट होती है। नहीं, इसकी प्राइस गवर्नमेंट लाजमी नहीं हर फैक्टर की, हर प्रोडक्ट की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करे। जो एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स होती है ना, जरूरी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उनमें गवर्नमेंट अमूमी तौर पर इंटरफेयर करती है, बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं करती। और अगर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया होता क्वेश्चन में उसका जिक्र करता। जी हाँ बिल्कुल, जो सॉफ्ट ड्रिंक है पेप्सी या कोक, वो बिल्कुल कैश काउ में फॉल करेंगी। ग्रोथ रेट लो है लेकिन मार्केट में शेयर उसका हाई है। अच्छा, अगेन मैं आपसे चलिए एक सवाल पूछता हूँ। पेप्सी और कोक, आपने फर्ज कीजिए इनकी मार्केट का एनालिसिस किया, पता चला कोक का जो शेयर है वो है फर्ज कीजिए 52%, पेप्सी का शेयर है 49%, या ठहरे नहीं 51 है, कोक का 51 और पेप्सी का 49, ठीक है। ग्रोथ रेट लो है। क्या आप ये कहेंगे पेप्सी की जो पेप्सी कंपनी के लिए पेप्सी की जो कोल्ड ड्रिंक है ये डॉग प्रोडक्ट है तो वैसे डॉग प्रोडक्ट, लेकिन क्या स्ट्रेटजी ये उनको रिकमेंड करेंगे डिसकंटिन्यू करें? भाई प्रॉफिटेबल भी है और शेयर भी अच्छा खासा है, सिर्फ ये है कि कंपेटिटर से 1-2% कम है, तो डिसकंटिन्यू, बल्कि हम क्या कहेंगे इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए मार्केट, ठीक है। ये जहन में, ये हमने क्रिटिसिज्म में भी कल डिस्कस किया था ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई टाइप ऑफ स्ट्रेटजी हो तो हम ब्लाइंडली उसके बारे में डिसीजन कर देंगे डॉग प्रोडक्ट है तो हमेशा डिसकंटिन्यू करो, कहते हैं नहीं। और यही एग्जाम में टेस्ट करता है कि कहीं हमेशा डॉग को आंखें बंद करके आपने डिसकंटिन्यू तो नहीं करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अब इसमें भी देखिए इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहे फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेड अबव, फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रेजेंटेड अबव। प्रोडक्ट से मुझे अंदाजा हो गया कि ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस पूछने लगा है, ये होए ना होए बीसीजी मैट्रिक्स की बात करेगा। कह रहा है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट एंड रिकमेंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी मॉडल। क्लियर हो गया? सबसे अहम लफ्ज क्या है? फिर ये हाईलाइट द रेलिवेंट क्रिएशन बीसी, ये रिप्रोडक्शन का, इसको छोड़े, इसको हम डिस्कस, रिप्रोडक्शन वाला है। देखिए रिक्वायरमेंट क्या वैसी ही है जैसी पिछले क्वेश्चन में थी, आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेंट, स्ट्रेटजी। अच्छा, नीचे एक वो इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसकी जरूरत नहीं थी, जैसे मेच्योर के साथ लो ग्रोथ दे दी थी, जरूरत नहीं थी। यहाँ पे नोट 10% इज टेकन एज ए लो या हाई कट ऑफ, मतलब वो लाइन फॉर मार्केट ग्रोथ अंडर बीसीजी मॉडल। कहता है कि मार्केट ग्रोथ रेट हाई है कि लो है, इसके लिए परसेंटेज या क्राइटेरिया कौन सा यूज किया जाता है? 10%। 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट हाई, कम है तो लो। ये हमें पहले ही पता था, दे दिया उसकी मेहरबानी, लेकिन हमें पहले ही पता था। स्टार्ट करें जी। दो चीजें बतानी है, टाइप, स्ट्रेटजी, इंफॉर्मेशन को, क्योंकि अब ये टेबल नहीं दिया हुआ, अल्फाज से आपने अंदाजा लगाना होगा। शेयर कितना है, ग्रोथ रेट है। AUM manufacturer sells 2 products. Presented below is the information available on each of the 2 products. Product 1. This product is the first product AUM introduced in the market and carries strong brand value. पहली प्रोडक्ट थी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुई इसकी वजह से कंपनी जानी गई, पहचानी गई। स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, ऐसी प्रोडक्ट को क्या डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? Its repute carries positive influence on many other AUM business activities. एक तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू को अंडरलाइन कर लें, फिर स्पोर्ट्स, क्या इट्स repute carries positive influence on business, influence other activities, अदर एक्टिविटीज पे भी इसका इन्फ्लुएंस है। तो मुझे लग रहा है, मेरी कॉमन सेंस ये कह रही है
इतने फायदे बता रहा है, लगता है ये डॉग ही ना हो। अभी नहीं है, अभी नहीं है, सिर्फ अंदाज मेरे जहन में आई बात, मैंने कहा when the product was introduced डुप्लीकेशन है, इतना तो आप समझ ही जाते हैं ना। when the product was introduced its market share quickly grew to 4%। मार्केट शेयर कितना था? and has remained steady for a long time now। लंबे अर्से तक 4% ही है। इसका मार्केट में और कुछ भी नहीं ना, आपके यहाँ 30-40 तो सप्लायर होंगे, तो अच्छा शेयर भी अगर 4% है तो उसका मतलब है बाकी कंपनी 2-2, 3-3, 4-4%, 5% इसके लगभग ही होगा। इट्स मार्केट शेयर इज 7% लेस देन द मार्केट लीडर। द ओवरऑल मार्केट इज ग्रोइंग बाय 2.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्लासिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन एंड में दी है, स्ट्रेटजी के लिए इंफॉर्मेशन पहले दे दी है। क्लासिफिकेशन करें, दो फैसले क्या करने हैं? ग्रोथ रेट हाई है कि लो? 2.5% से पता चला कि 7% लेस से पता चला? तू मेरा भाई थोड़ी देर के लिए चुप कर जा मेरा भाई, क्यों है सारी क्लास उस तरफ जा रही, पकड़ के दो। इसी वजह से पिछला सवाल तेरा नहीं मैं ले रहा, समझ है? ग्रोथ रेट क्या है मार्केट का? 2.5%। हाई के लो कैसे पता चला? लो 10% से कम। और दूसरी चीज क्या हमने डिसाइड करनी है? रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है कि लो, वो कैसे पता चला? क्या बताया हुआ? कहाँ बताया हुआ? 4% तो पुराना था उसका, और वैसे भी हम हाई है कि लो है ये परसेंटेज से तो अंदाजा लगाते ही नहीं है, ये तो हम कंपेटिटर के साथ कंपेयर करके अंदाजा लगाते हैं। कंपेटिटर के साथ कहां उसने कंपैरिजन किया है? 7% लेस देन कंपेटिटर, ये भी लो है, तो प्रोडक्ट कौन सी हुई? मेरा ख्याल है डिसकंटिन्यू करें। डिसकंटिन्यू क्यों ना करें? स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, स्पोर्ट्स अदर एक्टिविटी, ठीक है। और तीसरी चीज जो इंफॉर्मेशन इसने नहीं बताई, प्रोबेबली हाँ इट विल बी कवरिंग इट्स कॉस्ट, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर। एग्रीड? चले प्रोडक्ट 1 में किसी को कोई मसला स्ट्रेटेजिकली? 4% ग्रोथ रेट नहीं है, 4% पुरानी है, पुराना ग्रोथ रेट। 4% है उसका अपना शेयर, 4% है पुराना। जब ये आज से 5, 4, 8, 10 साल पहले प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी, उस वक्त उसका मार्केट में शेयर कितना था? 4% उसकी बात। हमें तो इस वक्त का डाटा चाहिए भाई। वो जो पिछला सवाल था इंस्टा बी वाला, उसमें उसने पिछले 8-10 साल का डाटा भी दिया था। हमने ग्रोथ रेट पिछले सालों की कंसीडर की थी कि लेटेस्ट ईयर की। तो आपको जिस वक्त प्रोडक्ट लॉन्च हुई उस वक्त का रेट लेना चाहिए कि करंट रेट। करंट क्या है? मार्केट ग्रो कर रही है 2.5% के, ठीक है जी। क्यों नहीं डिसकंटिन्यू कर सकते? स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी है। उसके बाद है जी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन अदर बिजनेस एक्टिविटीज। अदर बिजनेस एक्टिविटीज भी इसकी वजह से हो सकता है चल रही हो, ठीक है। और एक और जो उसने क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूं आप उस पॉइंट को भी ऐड कर लें तो अच्छा है कि मे भी ये अपनी कॉस्ट को कवर कर रही हो, स्टिल प्रॉफिटेबल हो। प्रोडक्ट 2, this product has been consistently selling and enjoying high profits in the same market for quite some time now. Selling and enjoying high profits, high profits, high profits, high profits. The annual market growth for this product is 5% and market share is merely 1.5% less than the only competitor in the market. एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन एंड में दी है, स्ट्रेटजी के लिए पहले दे दी।
बताइए टाइप। पहला था ग्रोथ रेट क्या है? 5% है, लो कि हाई? मार्केट शेयर कितना है? हाई है। एक मिनट ठहर जा, पीछे हो जाओ। मार्केट रेट हाइट क्या है? सर दो कंपेटिटर है, शेयर 1.5% है और एक का 48.5 है, तो मतलब दोनों बराबरी पे जा रहे हैं ऑलमोस्ट। इस वजह से एक का 1.5% शेयर है, 51.5% शेयर है और एक के 48.5% शेयर है। हाँ जी। दोनों तकरीबन बराबरी पे तकरीबन बराबर नहीं, ये लो है। नहीं, बात इसकी भी ठीक है, लेकिन पहले क्राइटेरिया अप्लाई करें। क्राइटेरिया के लिहाज से कंपैरेटर की निस्बत की कौन सी प्रोडक्ट है? सर ये लो है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या हुई? डॉग। ठीक है, अब ये एनालिसिस हो गया। अब क्या बताना है? स्ट्रेटजी में 2 पॉइंट आपको दे रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है? मेरा ख्याल है इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए स्ट्रेटजी। इसकी सपोर्ट में 2 पॉइंट दे रहा हूं। पहला पॉइंट बताइए आप। क्योंकि हाई प्रॉफिट है, चाहे शेयर कम है, प्रोडक्ट प्रॉफिट कुछ कमा के दे रही है, चाहे शेयर कम है। दूसरा पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंटली सेलिंग है, वो तो हमें पता चल गया कि हाई प्रॉफिट में हमने कवर कर दिया इसको। हालांकि ये इसका शेयर जो है वो लो है मार्केट में, लेकिन डॉग प्रोडक्ट है, डिसकंटिन्यू करना मुनासिब नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि डिफरेंस थोड़ा है। भाई की लैंग्वेज में बराबर ही चल रहे हैं तकरीबन। तो थोड़ा सा स्पीड अगर इसकी तेज कर दें, इसको पुश कर दें, एडवर्टीजमेंट बढ़ा दें, हम प्रोडक्ट्स में कुछ वेरिएंट ले आए, वेरिएशन ले आए, फीचर्स ऐड कर दें कोई छोटा मोटा, तो फिर क्या होगा? वेटर से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब गूगल ने भी अपना यही लॉन्च किया है। ठीक है, क्या उनकी एआई का क्या नाम है? चैट जीपीटी। ओपन एआई का है, गूगल का बार्ड, गूगल बार्ड। ठीक है, अब गूगल बार्ड का मार्केट शेयर कम है और चैटबॉट का चैट जीपीटी का ज्यादा है, तो क्या गूगल को अपना डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए? नहीं। हाँ, क्योंकि बराबर चल रहे हैं तकरीबन। शेयर चैट जीपीटी का ज्यादा है क्योंकि वो बेसिकली मार्केट में पहले एंट्री ले लेते हैं। अब ये बाद में कर रहे हैं। कुछ 3-4 दिन पहले वो उन्होंने अपना नया लॉन्च किया है 4.0 और उससे अगले ही दिन गूगल ने जो है वो अपना लॉन्च कर दिया। लेकिन गूगल उसको समझ लीजिए फॉलो कर रहा है। इनिशिएटिव तो चैट जीपीटी ले रहा है, ओपन एआई ले रहा है, लेकिन मार्केट शेयर गूगल का भी है। तो क्या गूगल अपना जो है डिसकंटिन्यू कर दें? नहीं भाई, फीचर्स ऐड करने की कोशिश करे और मार्केटिंग वगैरह ज्यादा करे। हो सकता है किसी दिन मार्केट में कोई पलटा खाया। आपको पता है, छोटा सा एक स्कैंडल, एक गलत इंफॉर्मेशन उसने प्रोड्यूस कर दी जो अहम हुई, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, तो वो उसकी जो है वैल्यू कम हो जाएगी। गूगल एआई जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा जी, गूगल एआई जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा कि उस पे फ्यूचर में इन्वेस्ट करें या हाँ फ्यूचर में बिल्कुल, अगर आपको उसमें पोटेंशियल नजर आता है फ्यूचर में इसको इन्वेस्ट करें। तो ये इसी तरह ये प्रोडक्ट हुआ है। अब ये है कंपैरेटर से पीछे, लेकिन डिफरेंस बहुत थोड़ा 1.5%। और मार्केट में जो है ये क्या है, उसने बोला हुआ ओनली कंपैरेटर, मार्केट में यही दो हैं। तो इसका मतलब है एक का होगा कितना का x प्लस 1.5 करके कैलकुलेशन कर लें, डिफरेंट 49-51 के लगभग होगा। ज्यादा मैथ में नहीं जाते। 48.5 नहीं हो सकता। 48.5 होगा तो दूसरे का होगा 50, ये टोटल मिलाएंगे तो 98.5 हो जाएगा। ये वो क्लासिक एग्जांपल मुझे याद आ कि प्रॉब्लम होती थी मैथ की कि एक का दूसरे से 1% फर्क ज्यादा है। हाँ जी, 1.5 ठीक है, जितना भी आता है। हमें क्या ये पता चल रहा है कि दोनों में गैप कम है, डिसकंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, फीचर्स ऐड करें, प्रमोट करें उसको। क्लियर? प्रोडक्ट 2 एनालिसिस भी कर लिया हमने, स्ट्रेटजी भी बता दी भाई, एनालिसिस कर लिया, स्ट्रेटजी बता दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, मुझे नहीं लगता आपको समझ आ रही है। अरे पक्की बात, आइंदा अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए, प्रोडक्ट के बारे में, आप उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
स्ट्रेटजी बता सकते हैं? इंफॉर्मेशन चाहे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे चाहे टेबल फॉर्म में दे, दोनों हैंडल कर लेंगे। अच्छा चलिए अच्छी बात है। ये तो थी पास्ट पेपर की केस स्टडी बड़ी बड़ी। अब आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो चुटकियों में निमट जाएंगे। इनका मकसद सिर्फ आपके कंसेप्ट को रिफ्रेश करना, रिवाइज करना है, कहीं आप ये कंसेप्ट भूल तो नहीं गए। आगे चलते हैं। ये अब ये वॉल्यूम 2 से हम वॉल्यूम 1 के ऊपर आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर? पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल आ गया याद? इनमें से कौन सा फैक्टर कस्टमर की बार्गेनिंग? हाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर, ये बार्गेनिंग पावर को हाई करेगा। हाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये किसकी बार्गेनिंग पावर? लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, ये सप्लायर की बार्गेनिंग पावर को लो करेगा। हालांकि इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट कस्टमर की बार्गेनिंग पावर, लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट इसका क्या होगा? सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम हो रही। प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली टू स्विच, इसमें कस्टमर की बार्गेनिंग पावर लो हो रही है और इसी फैक्टर से सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई हो रही है। तो उसने क्या पूछा? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर किससे हाई होगी? सॉरी, स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर। चंद देखा, सप्लायर कस्टमर के पीछे भागेगी, कस्टमर सप्लायर के पीछे? कस्टमर के पीछे। तो पावर किसकी हाई हुई? कस्टमर की। क्लियर? एमसीक्यू अटेम्प्ट करना मकसद नहीं है, कंसेप्ट रिवाइज करना मकसद आता है कि केस स्टडी में इस्तेमाल हो सके। 10 व्हाट मेक्स अ बार्गेनिंग पावर सप्लायर स्ट्रॉन्गर? हाई कह ले, स्ट्रॉन्गर कह ले, कोई मसला है? मल्टीपल। अच्छा, बार्गेनिंग पावर किसमें? सप्लायर की हाई होगी। सप्लायर कौन है? जो मैं रॉ मटेरियल देता है। मल्टीपल गुड सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल, पावर लो होगी। हम उसे कहें भाई सप्लाई देने दे, तेरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर, लो सप्लायर हमारे पीछे पीछे, हम आगे आगे, हम अपनी मर्जी चलाएंगे। इट इज इनएक्सपेंसिव टू स्विच सप्लायर, लो आसानी के साथ एक से दूसरे को शिफ्ट हो सकते हैं। सप्लायर्स हैव डिफरेंशिएटेड देयर प्रोडक्ट, सप्लायर कहेगा जो मेरी प्रोडक्ट है ना, पूरी मार्केट फिर ले, ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी आपको। तो इसमें बार्गेनिंग पावर सप्लायर की हाई किस में है? डी, डिफरेंशिएशन डी में। बाकी सब में क्या है? लो है। ये नॉलेज केस स्टडी में यूज कर लेंगे अब। ओके, क्वेश्चन 11, विच फैक्टर कैन सर्व एज ए बैरियर टू न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट? बैरियर्स ऑफ, देखे बगैर बता सकते हैं कौन कौन से बैरियर्स होते हैं? बैरियर्स ऑफ न्यू एंट्रेंट कौन कौन से हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट ब्रांड, ब्रांड लॉयल्टी, डिफरेंशिएशन, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में चले जाएं, वहां पे अगर उनके कैफेटेरिया में जाएं, कौन सी कोल्ड ड्रिंक नजर आती है? पेप्सी कभी नजर आई आपको? उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये सिक्योर किया हुआ है कोक ने, ठीक है। अब ये नई कंपनी वो इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आसानी के साथ कैप्चर नहीं कर सकते, उसके लिए मार्केट में एंट्री मुश्किल है, ठीक है। तो इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर ग्रिप होना ये एक बैरियर्स ऑफ एंट्री के तौर पे काम करता है। क्वेश्चन 11, विच फैक्टर कैन सर्व एज बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट? लो कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये तो बैरियर नहीं है, ये तो आसानी से है। आसानी से कोई भी जंप लगा के इधर, बैरियर तो वो है वो जमीन से आसमान तक आपने बैरियर खड़ा किया, कोई जंप लगा के भी ना आ सके, सीढ़ी लगा के भी ना आ सके, बैरियर तो वो है। वेन सॉरी हाई स्विचिंग कॉस्ट, ये बैरियर मुझे लग रहा है बैरियर, आसानी से आप स्विच नहीं कर सकते। फास्ट इंडस्ट्री ग्रोथ, ये तो क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोथ देखे हर बहती गंगा
इसके साथ चाहे लिख ले, फास्ट इंडस्ट्री ग्रोथ क्या, बहती गंगा, हर कोई हाथ धोने के लिए आ जाएगा। और हम चाहे नहा भी रहे हों, हमें कोई हाथ धो रहा होगा ना, हमें नहीं अच्छा लगेगा। ऐसा ही है, जब जिस मार्केट में हम हैं उसमें कि थोड़ा सा शेयर लेने भी आ गया हमें, तो ये इंडस्ट्री ग्रोथ जब ज्यादा होती है तो फिर न्यू एंट्रेंट का थ्रेट हाई हो जाता है। ये बैरियर है नहीं है ये भी। लार्ज नंबर ऑफ कंपेटिटर्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपेटिटर्स, बताइए क्या ये बैरियर है? नहीं आएगा। लार्ज, एक मिनट हारे, लार्ज नंबर ऑफ कंपेटिटर्स का क्या ये मतलब नहीं है कि मार्केट में एंट्री इजी है इसीलिए तो लार्ज है? ऑलरेडी अवेलेबल है, कैसे आ गए हैं? एंट्री इजी है तभी तो आए हैं। ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं ये नहीं कर, मैं भी ये कह रहा हूँ ऑलरेडी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें ये बैरियर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स नहीं। आप ये कह रहे हो ऑलरेडी कंपेटिटर्स को देखकर कोई नया बंदा नहीं आएगा, कहेगा पहले इधर इतने होगा, मेरी तो जगह नहीं बनेगी। बिल्कुल, लेकिन वो भी तो आए हैं, हाँ ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं? मार्केट कैप्चर की हुई, मार्केट कैप्चर उनकी पहले हो चुकी होगी। अगर मार्केट में जगह हो सप्लाई कर तो चले है, इसको मैं इसके ऊपर ज्यादा डिबेट नहीं, कंट्रोवर्शियल होगी, छोड़े। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी बनी वाली, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हाई स्विचिंग कास्ट, ठीक है, इसको मैं डिबेट नहीं करता, छोड़े। व्हेन डज राइवलरी बिटवीन कंपेटिटर्स बिकम इंटेंस, ज्यादा हो जाएगी राइवलरी कब? वेयर देयर इज हाई कस्टमर लॉयल्टी, राइवलरी है ही नहीं, वो कहेगा भाई मेरा कस्टमर तुम्हारे पास कभी आएगा ही नहीं। आईफोन वाला कहेगा मेरा तुम्हारे पास नहीं, एंड्रॉइड वाला कहेगा मेरा तुम्हारे पास नहीं आएगा। When the industry is growing rapidly, वो कहेंगे भाई ग्रो हो रहा है, मार्केट ग्रो हो रही है, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं मिलके। When products are differentiated, फिर भी नहीं, अनडिफरेंशिएटेड में इंटेंसिटी होती है, डिफरेंशिएटेड में तो नहीं होती। When small changes in market share have a big payoff, जब मार्केट में थोड़ा सा चेंज, इसका बिग पे ऑफ का मतलब है इफेक्ट ज्यादा हो, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हो। बिग पे ऑफ का मतलब है मार्केट में थोड़े से चेंज का एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हो। मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन आप शायद मुझे बता सके कोक की 1.5 लीटर की बोतल कितने में मिलती है? 200 की, और पेप्सी की वो भी 200 की, 200। हाँ, कोका कोला का कि पेप्सी का, दोनों का कर दिया है। तो अब क्या आजकल इस्तेमाल करते हैं? सूफी कोला। अच्छा, अच्छा बस कर दें, चस्के ना लेना शुरू कर दें। कंसेप्ट मैं आपको ये बताना चाहता था कि रमजान में अमूमी तौर पे दोनों कंपनी, एक कंपनी अपनी प्राइस कम करती है, आपने कभी नोट किया? जैसे एक की प्राइस कम हुई दूसरी भी फौरन कम कर देती है। ये क्यों होता है? क्योंकि प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो ना तो कस्टमर दूसरी सिमिलर प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसी मार्केट जिसमें थोड़ा सा प्राइस में या किसी और वेरिएंट में चेंज आए और कस्टमर सिग्निफिकेंटली दूसरी तरफ स्विच कर जाएं, इसमें कंपटीशन इंटेंस होता है, चाहे मार्केट में सिर्फ 2 सप्लायर क्यों ना हो। अब बात समझ आ रही कि स्मॉल प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा, डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? डी। ए बी सी में राइवलरी हाई नहीं है, डी में हाई है। विच फैक्टर डिक्रीजेस द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, किसकी वजह से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का थ्रेट डिक्रीज होता है? डिक्रीज के ऊपर फोकस करना है, थ्रेट के ऊपर और डिक्रीज के ऊपर। लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू सब्स्टिट्यूट, तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा, वो स्विच कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट स्विच कर सकते, क्लोज सब्स्टिट्यूट डू नॉट एग्जिस्ट, नहीं कर सकते। लो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो किस में नहीं सब्स्टिट्यूट में शिफ्ट करेंगे? लो सब्स्टिट्यूट। क्लियर?
मैं आपको एमसीक्यू नहीं करवा रहा, मैं केस स्टडी की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ फैक्टर्स की, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि केस स्टडी में क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए ये छोटी सी वार्म अप केस स्टडी छोटी सी। एन ऑनलाइन learning platform has a few but very large corporate clients. Assess the bargaining power of these clients. क्यों हाई होगी? स्मॉल है और वॉल्यूम भी हाई, करेक्ट। A tech company relies heavily on a single supplier for its semiconductor chips. Discuss the bargaining power of supplier. सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, एक ही सप्लायर है, कोई कंपैटिटिव नहीं है, हाई होगी, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं, कंपैटिटिव भी नहीं है। करेक्ट। 25. What does a strategic group refer to? A group of companies in different industries with similar strategies. Companies within the same industry with similar business model or strategies. Companies in different industries with varying business model. Group of companies competing for the same customer. Correct option क्या हुई? B. Clear? 6. What is the strategic space? Strategic group है, strategic space है, the office space for the strategic planning team. The gap in the market not currently filled by any strategic group. Yes. The distance between companies in strategic group. No. A physical area dedicated to strategic discussion. नहीं. Correct option क्या हुई हमारी? B. 27. What is the primary objective of strategic group analysis? Strategic group analysis का primary objective क्या है? Helps in identifying the most direct competitor. Yes. To differentiate product. नहीं वो तो product differentiation का मकसद है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव है ना, उसको डिफरेंशिएट ही करेगा। डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना। स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस का जो सबसे बड़ा मकसद क्या है? मोस्ट डायरेक्ट कंपेटिटर आइडेंटिफाई करना। टू इंक्रीज मार्केट शेयर नहीं, टू सेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट नहीं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो उसके बाद आता है। पहले हम ये तो देख लें कि हमारा कंपेटिटर, हमने अपनी प्रोडक्ट को मिलाना किसके साथ है, कंपेयर किसके साथ करना है। कंपैरिजन करने को मैनेजमेंट में क्या कहते हैं? मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कंपैरिजन करने को बेंचमार्किंग। क्या कहते हैं? बेंचमार्किंग। आइंदा कभी भी आपने लफ्ज कंपैरिजन इस्तेमाल नहीं करना। डे टू डे रूटीन लैंग्वेज में भी क्या करना है? बेंचमार्किंग। अच्छा लगता है ना? कंपैरिजन अच्छा लगता है कि बेंचमार्किंग? कूल लगता है। शाबाश। व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? वे टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स या डिवाइडिंग ए मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ बायर विद डिफरेंट नीड्स। ए गैप इन द मार्केट? नो। स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिवाइडिंग मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप। अब छोटी छोटी केस स्टडी का डिस्क्राइब मेथड ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मैं सेगमेंटेशन के मेथड पूछ रहा हूं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का नहीं पूछ रहा। कौन से पूछ रहा मेथड? सेगमेंट। और कौन सा नहीं पूछ रहा? और डिफरेंशिएशन। सेगमेंटेशन बताइए। एज की बेस पे, इनकम लेवल, ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्वालिटी, कंज्यूमर और रिटेलर है। ठीक है। What are the basis of product differentiation? अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बेसिस बताएं। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अब मार्केट सेगमेंटेशन नहीं बतानी, अब फोकस हमारा प्रोडक्ट के ऊपर होगा। प्राइस, क्वालिटी, फीचर, डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से क्या मुराद है? फिजिकली आके, होम डिलीवरी आके, पिक एंड ड्रॉप, ऑनलाइन, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन में फर्क समझ आ रहा है? मिक्स तो नहीं करेंगे? करेंगे आप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन को मिक्स तो नहीं करेंगे? प्रोडक्ट सेगमेंटेशन और मार्केट डिफरेंशिएशन को मिक्स तो नहीं करेंगे? ठीक है, समझ लग गई, नहीं करेंगे। 31 कंपनी ए बी
एंड सी। अच्छा, ये आज के लेक्चर में इवन केस स्टडी से भी ज्यादा अच्छा मुझे ये क्वेश्चन लगा 31। कंपनी ए, बी एंड सी आर इन द सेम इंडस्ट्री बट हैव डिफरेंट बिजनेस मॉडल। मतलब क्या हुआ? स्ट्रेटजी ग्रुप अलग अलग है क्योंकि बिजनेस मॉडल अलग है, बिजनेस स्ट्रेटजीज अलग है। कंपनी डी एंटर्स द इंडस्ट्री एंड कंबाइंस फीचर ऑफ ऑल थ्री मॉडल्स। यहां पे रुक के सोच लें, उसने ये नहीं कहा कि हर ग्रुप में एक एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कॉम्बो में कंबाइन करके एक उसने कहा है सारी प्रोडक्ट्स के फीचर इकट्ठे करके एक प्रोडक्ट बनाई है। प्रोडक्ट एक ही बनाई है लेकिन सबके फीचर इकट्ठे करे। इसकी टांग पकड़ी, उसका हाथ पकड़ा, उसका सर पकड़ा, मैंने मिला के नया तोता बना दिया उसने। भाई ऐसा ही है ना, इधर की प्रोडक्ट एक ही बन गया लेकिन सारे फीचर्स कंबाइन। इस कंपनी डी ए पार्ट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी ग्रुप? नहीं, शाबाश। एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी ग्रुप का नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपनी एक नई प्रोडक्ट मिल गई, ये वेरिएंट ही नहीं हुआ है, अलग है। इसके कस्टमर्स अलग होंगे, इसकी स्ट्रेटजी अलग होगी, इसकी प्राइसिंग अलग होगी क्योंकि ये प्रोडक्ट ही अलग होगी। न्यू गैप इसने किया है, शाबाश। स्ट्रेटजी स्पेस आइडेंटिफाई की, तो इसने एक न्यू स्ट्रेटजी ग्रुप क्रिएट किया। अनटैप्ड मार्केट, ये स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर है। हाँ, रिस्क ज्यादा लेकिन रिटर्न भी तो ज्यादा है, और उस थोड़ा सा अच्छा खेल किया वो। उसने कहा नए तजर्बे करने की क्या जरूरत है, एग्जिस्टिंग नए तजर्बे इनके इधर 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 सक्सेसफुल फीचर कर दे। अच्छा, क्या होता अगर इस क्वेश्चन को वो यूं कहता, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता? वो कहता उसने हर सेगमेंट में, हर स्ट्रेटजिक ग्रुप के अंदर एक एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। क्या ऐसा पॉसिबल था? पॉसिबल था। क्या एक कंपनी एक से ज्यादा स्ट्रेटजिक ग्रुप में प्रेजेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगी, शाबाश। तो ये क्वेश्चन 31 क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का मतलब डी क्या एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजिक ग्रुप का पार्ट है? नो, इसने न्यू स्ट्रेटजिक ग्रुप क्रिएट किया, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजिक स्पेस को फिल किया जो कि इन तीनों से डिफरेंट थी। 32 कंपनी X sells high end products and कंपनी Y sells low end products in the same industry। इंडस्ट्री सेम है, एक हाई एंड प्रोडक्ट्स यानी हाई क्वालिटी हाई प्राइस और दूसरी लो। आर कंपनी X एंड Y इन द सेम स्ट्रेटजी ग्रुप? क्यों? इंडस्ट्री तो सेम है लेकिन ग्रुप से अलग होंगे, ग्रुप अलग अलग, उसका फोकस अलग है, उसका फोकस अलग है। हाँ, वो मर्सिडीज वाले हैं, वो मेहरान वाले हैं, थोड़े कंपैरेटिव थोड़ी है। What would be the basis of product differentiation between two? अच्छा, एक मिनट है, मैं अगर कंपनी X का मार्केटिंग मैनेजर हूं ना, मैं देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या बनाऊं, आपने बताया स्ट्रेटजी ठीक है कि नहीं। मैं कहूं हमारी प्रोडक्ट हाई प्राइस प्रोडक्ट है, प्राइस भी तो एक बेसिस है डिफरेंशिएशन की। मैं कहूं हमारी प्रोडक्ट हाई प्राइस है और इसमें फीचर भी ज्यादा हैं, क्या मेरी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में कोई डेफिशिएंसी है कि नहीं? क्या? हाँ, मुझे फोकस क्वालिटी पे, फीचर्स पे करना है, नेगेटिव पे नहीं करना। वो कस्टमर तो धुंधे ही भाग जाएगा। ये खुद कह रहे हैं प्राइस हाई ज्यादा है, उसका मतलब है यार लूट रहे हैं हमें, तो खुद मान रहे हैं प्राइस ज्यादा है। हमने कहना है इतनी ज्यादा फीचर्स होने के बावजूद भी कंपेटिटिव प्राइसेस ऑफर करते हैं। प्राइस ज्यादा हो ना तो आपकी बेसिस क्या होनी चाहिए डिफरेंशिएशन की, अदर। और अगर प्राइस कम है, अदर फीचर भी कम है, अब मुझे बताइए खुद, फीचर ज्यादा प्राइस ज्यादा, फोकस किसके ऊपर करेंगे? डिफरेंशिएशन करते हुए फीचर्स के ऊपर। अच्छा, फीचर्स भी लो प्राइस भी लो, अब प्राइस के ऊपर करना फोकस, समझ गए? डिफरेंशिएशन दोनों बेसिस पे हो सकती है, लेकिन अब आपने चूज करना है कौन सी फेवर करती है आपको ज्यादा। 33 स्टार्टअप एंटर्स द मार्केट विद एन इनोवेटिव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बट ए हाई प्राइस पॉइंट। इनोवेटिव, हाई क्वालिटी, हाई प्राइस, किस पे करेंगे डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट की? हाई क्वालिटी पे, इनोवेशन पे, यानी न्यू फीचर्स हैं, प्रीमियम फीचर्स हैं। हाँ जी,
व्हाट मार्केट सेगमेंट्स आर दे टारगेटिंग? High income. High income. What could be the basis for their product differentiation? इसके लिए क्वालिटी फीचर्स। अब आपको शायद आज के बाद जब कभी सोशल मीडिया पे किसी भी इंस्टीट्यूट की एड आप देखेंगे ना, पोस्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे कुछ, देखें आपने एनालिसिस करना ना मैनेजमेंट में, कुछ इंस्टीट्यूट प्राइस को हाईलाइट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब आज के बाद जैसे ही कोई ऐसी पोस्ट सामने, फौरन के समय कंसेप्ट आना चाहिए कि ये क्यों प्राइस को कर रहे हैं, ये क्यों प्राइस को नहीं कर रहे। ये डिफरेंशिएशन पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन बेहतर है कौन नहीं, ये हरगिज नहीं। मैं सिर्फ आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ कि आइंदा जब कभी ऐसा आए आपने एक दफा सोचना है डिफरेंशिएशन की बेसिस क्या। क्लियर जी? जी प्राइस नहीं होती, फीचर्स बताते हैं सिर्फ। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन क्या है, फीचर्स। उन्होंने कहा कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी वेबसाइट के ऊपर प्राइस होती ही नहीं है, कहते हैं इनबॉक्स फॉर मोर इंफॉर्मेशन। चलिए जी, आज हमने नया कंसेप्ट में स्टडी किया, लेकिन होम असाइनमेंट मैंने आपको दी है, वो मेरे ख्याल शायद वो स्ट्रेटजी ग्रुप वाली है, मे बी, या एक आधी कोई और होगी, कंफर्म। असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।